तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है जो एक्सरसाइज 1.1 है, पर्सनली 1.1 है। उसमें अपन बेटा 1 से 4 क्वेश्चन तक अपन पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो बेटा अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे वो 5, 6 और 7 क्वेश्चन इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से अपन समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 है बेटा, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अपने को जांच करनी है कि कोई किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी वे में इस चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले संख्या क्या है अपने पास, 6n। ओके, अब इसके अपन गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर फैक्टर, गुणनखंड करने पर, मैं इंग्लिश में बोलूंगा बेटा, इंग्लिश में लिख रहा नहीं हूं। गुणनखंड करने पर, चलो इंग्लिश में लिख देता हूं, बाय फैक्टर, फैक्टर्ड। जब बेटा इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आया, 2 इंटू 3n। ओके बेटा, 6 का गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा। करके देख लो, इसी तरीके से करते हैं अपन गुणनखंड। कोई ऐसा है जिसको गुणनखंड नहीं आते? बेटा टू को 2 का भाग दिया 6 में, ठीक है, कितना आया 3। फिर 3 का भाग दिया 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक अपन गुणनखंड करते रहते हैं। तो 6 का गुणनखंड क्या आया, 2 इंटू 3n। ठीक है, अब आगे अपने को इसमें क्या करना है, अब बस इतने से लिखना है अपने को इसमें कि 6n के अभाज्य गुणनखंड में, 6n के अभाज्य गुणनखंड में दो दो तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। कि 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है पर 5 नहीं है, अतः 6n में n की संख्या n की किसी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बेटा, मैं लिखता हूं। अब बेटा अपन आगे लिखेंगे कि 6n के अभाज्य गुणनखंड में, क्या बेटा, अभाज्य गुणनखंड में 2 है पर 5 नहीं है, अतः 6n में n के लिए कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिससे कि संख्या 6n 0 पर समाप्त हो। अब बेटा आप पूछोगे सर ये किस अकॉर्डिंग लिख दिया? बेटा मैं आपको बहुत अच्छे से देखो, सबसे पहले अपने पास संख्या की आती 6n। ठीक है, अब बेटा इसका गुणनखंड करा। ठीक है, अब अपने को ये क्या बोल रहा है कि जो 6n संख्या है इसमें n का मान है ना, कोई भी प्राकृत संख्या रख दो। प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? प्राकृत संख्या होती है बेटा 0 से, सॉरी 1 से अनंत तक, 1 2 3 4 5 डैश 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 आगे। ठीक है, तो बेटा कोई सी भी संख्या रखो, लेकिन जब इसको अपन, जैसे यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, 6n का मान 2 रख दिया, ये भी 2 भी एक प्राकृत संख्या है। चलो 2 रख दिए तो अपन क्या लिख देंगे, 6 इंटू 6 36, 36। ठीक है, कोई सी भी संख्या रखो, लेकिन ये जो लास्ट में डिजिट आए ना 0 आनी चाहिए। ये अपने को बताना है, जांच करना है कि आएगी या नहीं आएगी। तो बेटा जांच करने की एक सबसे इजी वे है, अपन इसमें क्या करा, इसका गुणनखंड करा। अब इसका गुणनखंड करने पर 2 इंटू 3 आ रहा है। बेटा हमेशा याद रखना, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 आ रहा है, डिजिट क्या, किसी संख्या के लास्ट में कोई सा भी ले लो, जैसे 240 ले लो,
100 ले लो, 50 ले लो, अगर उसके लास्ट में इन जीरो आ रहा है, इसके लास्ट में आ रहा है, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, तो बेटा इनके जो अभाज्य गुणनखंड में है ना, इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में 5 इंटू 2 जरूर आएगा, 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, ये कन्फर्म है। तो बेटा जब अगर इसके अगर 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता ना, तो n के किसी भी मान के लिए, तो n की जगह कोई सा भी मान रखते हैं अपन, उसके पीछे 0 जरूर आता। लेकिन यहाँ पे 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है, जरूरत किसकी है? 5 की, जो नहीं आ रहा, तो मतलब किसी n के किसी भी मान के लिए 0 नहीं होगा। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा? 6n के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 2 है, पर 5 नहीं है। अतः 6n में n के लिए कोई प्राकृत संख्या नहीं है, जिससे कि संख्या 6n कि n के लिए प्राकृत संख्या नहीं है, कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जिससे कि संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सोल्व करने के बाद। ठीक है, समझ गया? अभी अपन इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में? अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन? 6n हैज ए फैक्टर ऑफ 2 बट नॉट 5। ठीक है, कि 6n का फैक्टर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, देन देयर इज नो नंबर फॉर n, देन देयर इज नो नंबर फॉर n, मतलब n के लिए कोई नंबर नहीं है जो दैट कि 6n मैक्स विद 0, कि 6n क्या 0 के साथ समाप्त हो। ठीक है, 6n मैक एंड विद 0, कि किसके साथ समाप्त हो? एन 6n किसके साथ समाप्त हो बेटा? 0 के साथ समाप्त हो। ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी लिखा दिया, हिंदी में भी लिखा दिया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बेटा। मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रफ करता हूं, इसकी पीडीएफ आपको बेटा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, कर दूं रफ? आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेटा फैक्टर में ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मैं रफ करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 1-2 बार भी एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। मैं लिखता हूं, चलो। क्वेश्चन है सॉरी 6, कौन सा क्वेश्चन है? 6। एक बार मैं पढ़ता हूं। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, तो क्यों है? अपने को यही एक्सप्लेन करना है, यही बताना है। वो एक तरीके से जांच ही हो गई बेटा, जैसे अपन पहले क्वेश्चन में किए थे ना, है ना, उसी तरीके से में भी जांच करनी है, लेकिन इसका थोड़ा तरीका अलग रहेगा। अपन क्वेश्चन लिखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब बेटा अपन इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अपना, इसमें अपन बेटा क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या आया? 7 इंटू 11 रह गया इसमें, तो इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, आगे करते हैं 13, इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 78। ठीक है, इसको 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा मेरे को एक चीज बताओ, ये भाज्य संख्या की डेफिनेशन मैंने आपको क्या लिखाई थी? भाज्य संख्या किसे कहते हैं?
वह संख्या जिसके दो या दो से ज्यादा गुणनखंड हो, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हो। ठीक है, तो है क्या इनके गुणनखंड? है, बिल्कुल है। तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। बेटा ऐसे थोड़ी करना है, लिख के थोड़ी छोड़ना है, इसको अपने को आगे भी कुछ लिखना है कि इस वजह से ये अभाज्य संख्या नहीं है, इस वजह से ये अभाज्य संख्या है। अतः इसके अभाज्य गुणनखंड दो या दो से ज्यादा है तो यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, लिख दिया मैंने कि इसके अभाज्य गुणनखंड हैं वो दो या दो से ज्यादा हैं, तो यह एक भाज्य संख्या है। इंग्लिश में अपन लिखेंगे सिंस इट हैज मोर देन, सिंस इट हैज मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, more than two factor, so it is a composite number। NUMBER। ओके बेटा, कोई दिक्कत? हो गया है बेटा। अब इसमें एक और चीज दे रखी थी अपने को, क्या? 7 × 6 × 5 वो भी करते हैं अपन। ठीक है, करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं साइड में। 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 नहीं 5 दे रखा है। हाँ बेटा, इसमें भी उसी तरीके से अपन क्या कॉमन लेंगे? 5 कॉमन लेंगे, जो इस प्लस में आता है वो कॉमन लेंगे। तो कॉमन लिया तो 7 × 6 × 4 बेटा यहाँ पे 1 भी लगा लो, इसको कॉमन लिया तो 5 की जगह 1 ही तो बचेगा। 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ठीक है, 5 आ गया भाई। अब आगे करते हैं। 7 × 6 बेटा, यहाँ पे प्लस मैंने इसको इनको 11 × 7 को मल्टीप्लाई किया, कितना है? 77। 77 + 1 78। ठीक है बेटा, 11 × 1 करेंगे 11 आ जाएगा, 11 को 7 से इंटू करेंगे 77, 77 को में +1 किया 78 आ गया। फिर 13 लिख दिया मैंने, ब्रैकेट की जगह इंटू लग जाएगा। और यहाँ पे जो बेटा ये मल्टीप्लाई में 1 इसलिए लगाया है मैंने कि इसके मल्टीप्लाई में 1 को हटा भी सकते हैं अपन। मैंने इसलिए लगाया कि इसके अपने को 2 से ज्यादा फैक्टर दिखे। ठीक है, कि कोई भी संख्या कंपोजिट कब होगी? जब या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे फैक्टर। लेकिन तो मैंने 1 लगा दिया। बेटा कोई सा भी नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको अगर अपन 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी नंबर होता है, जैसे ये नंबर है, इस नंबर के 2 फैक्टर हैं, 1 और 2, 2 खुद है और 1 भी है। तो कोई सा भी नंबर होता है उसका 1 तो फैक्टर रहता ही है। ठीक है, वैसे अगर आपके अकॉर्डिंग आप लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो कोई वो इश्यू नहीं है। ठीक है, अब बेटा अपन आगे क्या करेंगे? 7 × अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 42 24 × 24 48 8 4 4 96 4 बेटा 1008 आएगा ये, +1 1009। एक बार और कर लेते हैं, कोई गलती थोड़ी। 48 24 × 4 16 1। हाँ बेटा सही है, और एक काउंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 5 × 1009 इंटू बेटा इसमें भी 1 लगा देते हैं। तो इसके भी लिए भी सेम वही होगा कि इसके भी 2 या 2 से ज्यादा क्या है? गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। इसके अभाज्य गुणन 2 या 2 से ज्यादा है, तो ये भी एक अभाज्य, सॉरी ये भी एक भाज्य संख्या है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। इसके लिए भी सेम यही लैंग्वेज लिखेंगे अपन,
जो इसके लिए लिखे थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अपना अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है बेटा। बहुत एक तरीके से मैं बताऊं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंपटीशन में सवाल भी बनते हैं। बस ये आपके लेवल थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लो लेवल का लेवल है, बिल्कुल नीचे लेवल का सवाल है। और जो वहां पे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा हाई लेवल के आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा वो। ठीक है, अच्छे से समझना बेटा। अपन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ। इसकी आपको बेटा पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, सेवंथ क्वेश्चन है बेटा। मैं बोलता हूँ, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। वर्ताकार यानी गोलाकार। चलो ये पता हो गया भाई, खेल के मैदान के चारों ओर। ठीक है, एक पथ है। इस मैदान में चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं भाई सोनिया को? 18 मिनट। ठीक है, और आगे क्या है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और इसके आगे जो ये सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इसी मैदान में चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः प्रारंभिक बिंदु में पर दोनों एक साथ कब आएंगे, कितनी देर बाद में? बेटा यहां से अगर वो दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, कौन? रवि और सोनिया। सबसे पहले सोनिया सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है भाई? 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। बेटा जो समय है ये एक चक्कर लगाने में लिया है। और रवि द्वारा लिया गया समय, ठीक है बेटा, सेम लैंग्वेज है, मतलब नीचे इसका मतलब 12 मिनट। ओके, मतलब बेटा जो सोनिया है वो एक चक्कर लगाने में कितने मिनट ले रही है? 18। और जो रवि है वो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट ले रहा है। दोनों स्टार्ट यहाँ से ही होते हैं। ठीक है, जहां पे मैंने चिन्ह लगा रखा है। इसको इंग्लिश में लिखे तो टाइम टेकन बाय सोनिया कितनी? 18 मिनट। और टाइम टेकन बाय रवि। ओके, सही है। ठीक है, अब बेटा इनको क्या लिख लेते हैं अपन, इसके ऐसे इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आए तो अपन इनमें एलसीएम लेते हैं बेटा। तो अपन एलसीएम लेंगे किन द्वारा? 12 का एंड और 18 का। ठीक है, 12 और 18 क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम 12 और 18 का। हिंदी वाले लिखे तो बेटा ऐसे लिख देना, एंड की जगह और लिख देना। ठीक है, तो बेटा एलसीएम लेते हैं। वही अपने को क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। ये साइड में कर रहे हैं ये। तो 12 को 2 से भाग दिया, कितनी बार में गया? 6 बार में। फिर 2 से भाग दिया, कितनी बार में गया? 3 बार में। 3 का भाग दिया, 1 आ गया। 1 आते ही जब तक करते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद में बेटा 18 में भाग दिया 2 का, कितनी बार में गया? 9 बार में। 9 में 2 का जाता है क्या भाग? नहीं जाता। तो फिर किसका देंगे आगे? 3 का। 3 का भाग दिया 3 बार में, फिर 3 का भाग दिया 1 बार में। ठीक है, दोनों का आ गया अभाज्य गुणनखंड। अब आगे इसके बाद में 12 का गुणनखंड क्या क्या है? 2 × 2 × 3। 18 के क्या क्या है? 2 × 3 × 3। अब बेटा इसमें अपने को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम बता सकते हो क्या है बेटा? है, बता सकते हो एलसीएम? बेटा जो सबसे ज्यादा बार है वही एलसीएम है। क्या है? सबसे ज्यादा बार जो चीज है वही एलसीएम है। चलो बताते हैं भाई कैसे करना है एलसीएम। सबसे पहले क्या है? 2। बेटा 2 लिख देते हैं। 2 सबसे ज्यादा कितनी कितनी बार है? 2 बार ही है, चलो लिख देते हैं 2 बार। फिर इसके बाद 3, चलो 3 भी कितनी बार है भाई? 2 ही बार है लास्ट। यहाँ पे 3 लिया। अब ये 3 यहाँ तो 1 बार है, लेकिन यहाँ 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। जितनी ज्यादा बार होता है नीचे ऊपर में वही लिखते हैं। ठीक है, वही उतनी बार लिखते हैं। यहाँ के अगर 3 बार होता तो यहाँ पे अपन 3 बार लिखते हैं। समझ में आया? इस तरीके से चीज का ध्यान रखा करो। ठीक है, तो एलसीएम कितना है बेटा?
दो दूनी 4, 9, तो बेटा 36, मतलब 36 मिनट बाद में वो दोनों इस जगह पे दोबारा मिलेंगे। जैसे बेटा मैं आपको बताऊं किस तरीके से। यहाँ से देखो सोनिया ने स्टार्ट किया, तो सोनिया यहाँ से गई, चलो एक 12 मिनट लग गई सोनिया को, ठीक है, चक्कर पूरा करने में। फिर यहाँ से गई, 12 मिनट लग गई, 24। फिर यहाँ से तीसरे चक्कर में 36 मिनट लगे। जबकि रवि 2 ही चक्कर पूरे करेगा, जिसमें यहाँ पे आ जाएगा 18, 18 दूना 36। समझ में आया? ठीक है। मतलब बेटा क्लियर है कि जो सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है, ठीक है, और रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो रवि 3 चक्कर लगाएगा 36 मिनट में और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और वो भी 36 मिनट में यहाँ पे आएगी 2 चक्कर लगा के, तो दोनों यहाँ पे 36 मिनट में मिलेंगे, ठीक है। अगर सीधा सा आपको अगर समझ में नहीं आता तो बस इतनी बात याद रखनी है कि इसमें अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, सीधी सी बात ये है, ठीक है, क्लियर, एकदम शॉर्ट तरीके से। ठीक है बेटा, ये अपना क्लियर हो गया, ये एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो गई। अब इसके बाद में अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ओके चलते हैं।